लोकतंत्र कायम करने को ए दीवाने निकले गए संविधान सहयोग किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जितने हमारे और कार्यकर्ता लगे रहे, खाने पीने से लेकर के और इंतजाम में, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। अगर कहीं कोई कमी छूट जाए, ये सपने इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। और हो सकता है चुनाव से पहले नई चीज कुछ करें, कुछ ऐसी चीजें करें जिससे कि हम और आप बढ़ जाएं, हम आप में दूरी बन जाएं। हम लोग सफल होकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। जिस कितने जानकार है, 46 में 56। हमने पूछा कि वो सूची कहाँ है 46 में 56 वाली, आज तक नहीं मिली 46 में 56। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम यहाँ के लोग दे रहे हैं, यहाँ के मंत्री घूम रहे हैं। 46 में 56 कौन भरोसा करेगा? और जो नौकरियां यहाँ मिल रही हैं, आप जानकारी कर लेना, इतना भ्रष्टाचार कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। चाहे किसी विभाग में नौकरी आप देख लेना, जितने भी नौकरी पाए हैं उनसे कुछ न कुछ हिसाब किताब सरकार ने मांगा या कुछ लोगों ने वसूल लिया, तब जाकर के उन्हें नौकरी मिली है। अभी सीबीआई हुई है, विधानसभा विधान परिषद की नौकरियों में सीबीआई हुई है। भागते फिरे सुप्रीम कोर्ट सरकार के लोग। सोचिए, सरकार का जब पर्दाफाश होने लगा तो सरकार के बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट भागे और कहा कि विधानसभा विधान परिषद की नौकरियों की सीबीआई जांच नहीं करे। कभी सूची निकलवाना, विधानसभा विधान परिषद में किन लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, और जो विभागों में नौकरियां बन रही हैं बिना पैसे के किसी को नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा। समाजवादियों ने अगर पुलिस भर्ती की थी तो हम लोगों ने पुलिस भर्ती में केवल नंबर मांगे थे नौजवानों के कि 10वें 12वें के नंबर ले आओ और दौड़ के दिखा दो, आप भर्ती हो जाओगे, आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ऐसा इंतजाम किया था, और वो इंतजाम इसलिए किया था कि कई बार नौजवानों के सामने खिलवाड़ जाते उनके भविष्य की। आज जो नौकरियां हैं, नौजवानों को नौकरी चाहिए, बताओ नौकरियां हैं कहां पर, रोजगार कहां है? और जो आउटसोर्स की व्यवस्था है वो बताओ आपके हमारे अधिकारों को छीन रही कि नहीं छीन रही? ये जो आउटसोर्स की व्यवस्था है ये परमानेंट नौकरी नहीं है, ये आधी अधूरी नौकरी है। अभी तक तो सरकारी विभागों में आउटसोर्स था। ये जो अग्निवीर है, जो फौज की भर्ती है, बताओ आउटसोर्स से कम है क्या? अग्निवीर की भर्ती भी आउटसोर्स जैसी है। और अभी पहला नौजवान शहीद हुआ 19 साल का, 19 साल का नौजवान शहीद हुआ, उसे कोई सरकार की तरफ से सम्मान नहीं मिला, न शहीद का दर्जा मिला। और जब वो आया तो कोई सरकारी लोग नहीं आए थे, फौज के लोग उसके घर छोड़ने नहीं आए थे। एक प्राइवेट एम्बुलेंस उसके घर परिवार में उसको छोड़ करके चली गई। सोचो, ये कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। लोग जो लोग देशभक्त हैं वो अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी नहीं देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, जो सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे वो पहली जैसी हमारे नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। और मैं समाजवादी साथियों से नौजवानों को कहना चाहता हूँ, जैसे पहले फौज की भर्ती होती थी वैसे ही फौज की भर्ती होगी, तब हम उसे मानेंगे पक्की नौकरी, वरना उससे पहले हम अग्निवीर को पक्की नौकरी नहीं मानेंगे। इसलिए लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबी लड़ाई है। हमें आपको हर चुनौती का मुकाबला करना पड़ेगा, हर तरह की परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा। हम कार्यकर्ता नेताओं से कहना चाहते हैं कि हमारी आपकी बहुत लंबी लड़ाई है। हमारे मंच की लड़ाई, आपस की लड़ाई तो हम लोग जब चाहेंगे तब खत्म कर लेंगे, लेकिन अगर हम 24 चूक गए तो इसकी भरपाई कभी नहीं होगी, ये याद रखना चाहते हो। मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ थोड़ा बहुत आपसी दूरियां हैं वो मंच पे तो हो सकती हैं, लेकिन हमारे गांव में रहने वाले कार्यकर्ता और साथी के अंदर कहीं दूरी नहीं है।
इसलिए हमारे तमाम साथियों से अपील है कि ये चुनाव 24 का चुनाव अपने भविष्य का चुनाव समझना, आने वाली पीढ़ी का चुनाव समझना। और इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ, ये शाहजहांपुर की धरती ये शहीदों की धरती नहीं है। यहाँ के तमाम अनगिनत लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। इसलिए संविधान बचाने की भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। संविधान बचेगा तो हमारा आपका भविष्य भी बचेगा। ये जो शिविर चल रहे हैं ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे कार्यकर्ता जागरूक हों चीज़ों को लेकर के, कि हम लोग कितने जागरूक हैं। हालांकि हम लोग गठबंधन के हिस्से हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्से, लेकिन याद रखना हमारा और आपका कोई रास्ता निकाल सकता है तो वो पीडीए है। पीडीए के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक हम अपने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाई और अगलों का साथ लेकर के चलेंगे तो एनडीए का मुकाबला हमारा पीडीए कर ले जाएगा। कोई मुकाबला नहीं जो इतना हम लोग अगर करना चाहेंगे तो। ये जो पीडीए है यही हराएगा एनडीए को। एनडीए की हवा खराब है पीडीए से। और जो लोग थोड़ी बहुत साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोगों को कितनों से मुकाबला करना है। याद कीजिए सपा और बसपा का भी अलायंस हुआ, लेकिन बीजेपी बाजी मार गई क्योंकि हम लोग बूथ और गांव में तैयार नहीं थे। हम खुशी मना रहे थे कि गठबंधन हमें जिता ले जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे, गठबंधन किसी स्तर पे हो, कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो हम लोग सब बड़े नेता मिलकर के तय करेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है अपने बूथ पर अपने गांव में समाजवादी पार्टी मदद की करें। आप लोग जब मदद होगी हमारी गांव में तो हम अपने आप जीत जाएंगे। गठबंधन नहीं मदद करेगा हमारी, हमारा कार्यकर्ता मदद करेगा, हमारे गांव का कार्यकर्ता मदद करेगा। आज जो अन्याय हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो देवरिया हो जहां अन्याय हुआ, लेकिन सोचिए सरकार का भेदभाव देखिए। दोनों पक्षों में ले गई सरकार। अगर दोनों पक्षों के दुख दर्द में कोई शामिल हुआ तो वो समाजवादी पार्टी थी। अगर एक पक्ष की समाजवादी पार्टी गई तो दूसरे पक्ष की भी समाजवादी पार्टी गई। समाजवादी पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन बीजेपी के लोग उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। घरे लगा करके फोटो खिंचवा रहे थे, सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे थे। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ कि बताओ वो माँ बेटी जिसको जिंदा बुलडोजर से मार दिया, झोपड़ी से आग लगा दी, उनके परिवार का आंसू पोंछने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं पहुंचे। याद कीजिए वो गाड़ी पलटाई गई, कोई नहीं जानता था कि गाड़ी भी पलटा करके इनकाउंटर हो सकता है। वो गाड़ी पलटा दी गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंचे थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां जो अन्याय हुआ उनके साथ खड़े दिखाई दिए थे? अन्याय की एक दो कहानी नहीं है, न जाने कितनी कहानी है। और हम लोग तो पड़ोस का देख रहे हैं कि जहां मोहम्मद आजम खान साहब के साथ जो अन्याय हो रहा है, शायद आजाद भारत में किसी लोकतंत्र देश में इतना अन्याय किसी परिवार के साथ नहीं हुआ होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के परिवार के साथ हो रहा है। और केवल राजनीतिक है, राजनीतिक है। कोई जितना कुछ है सारे षड्यंत्र सब राजनीतिक है। और ऐसे तो आप पता कर लेना, ये जमाना तो ऐसा है कि कोई बात छिपा नहीं सकता। हमारे यहाँ भी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनके भी दो सर्टिफिकेट हैं, दो सर्टिफिकेट हैं और उनके जांच कोई नहीं। इनके पास 2 सर्टिफिकेट हैं, एफिडेविट में लगाए 2 सर्टिफिकेट, उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। लेकिन हमें उम्मीद है कि यहाँ जरूर उनके साथ जो फैसला होना चाहिए नहीं हुआ, जो आने वाले समय में और जगह और न्यायालय हैं, हमें उम्मीद है कि उन न्यायालय से उनको न्याय मिलेगा और एक दिन बहुत हमारे साथ जल्दी आकर के समाजवादी पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे और समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। देश का दल नहीं बचा, हर तरह की जनगणना होती है तो आखिरकार जाति जनगणना क्यों है? इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है,
सामाजिक न्याय तभी संभव है, सबको हक सबको सम्मान तभी संभव है और सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब समाज में जाति गणना होगी और हम और आप कितने आबादी में हैं, जब उसकी जानकारी होगी तभी जाकर के सरकार कोई पॉलिसी बना पाएगी कि कौन कितना पिछड़ा है, कौन कितने पीछे छूट गया है, उसको कैसे आगे बराबरी के खड़ा करना है। और सबसे मिरेकल की बात तो ये हुई है, सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ है कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी जाति गणना के पक्ष में आ गई। वो पार्टी जिसने जाति गणना के आंकड़े नहीं दिए और जिस समय सदन में नेताजी ने, शरद यादव जी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने मांग की थी कि जाति गणना हो, स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन मैं समझता हूं उसके आंकड़े कभी भी जनता को नहीं दिखाए गए। आज वो पार्टी भी जाति गणना के पक्ष में है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र में चमत्कार हुआ है कि जिस पार्टी ने कभी कास्ट सेंसस के आंकड़े न दिए हो, वो दल भी आज कास्ट सेंसस के पक्ष में। इससे बड़ा लोकतंत्र में चमत्कार और कोई नहीं हो सकता है। कोई चमत्कार इसलिए हुआ है कि पीडीए के लोग जागरूक हो गए हैं, वो जानते हैं कि जब वो खड़े हो जाएंगे तो कोई राजनीतिक दल उनके सामने मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए उनके हित में और उनके दबाव में, उनके डर के आज सब जाति गणना की बात कर रहे हैं कि हम ऐसे फैसले लेंगे जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, हमारे नौजवान भाइयों, बताओ किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। इस महंगाई में जो कुछ हम लोग कमाते थे वो भी सब छीन लिया। इस महंगाई ने सब कुछ हमारा बर्बाद कर दिया। हमारी आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन कुछ चीजों की महंगाई दोगुनी हो गई। तो बताओ खुशहाली और तरक्की कैसे आएगी? गड्ढा पैदा करने वाले किसान हैं। समाजवादियों ने तो सरकारी चीनी मिल शुरू कर दी थी, इन्हें बंद करा दी, और जो रेट मिलना चाहिए था अभी भी किसानों को रेट नहीं मिला है। और ये सरकार तो ऐसी है जो किसानों के गन्ने की रेट नहीं बढ़ाएगी, लेकिन उद्योगपतियों से मिलकर के उनकी दोस्ती कर करके उनकी जेब भरने का काम करें। बताओ जेब भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? अगर किसान को ये आपका अपील है कि अच्छे इंतजाम करना बूथ पर मिलजुल करके, जो लोग नाराज होंगे समझाना कि आज भी जो बड़े काम है वो समाजवादियों के दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी के नहीं है। कुछ पैसा जरूर किसानों के अकाउंट में आ जाता है, कुछ पैसा जरूर ये भेज देते हैं, लेकिन उससे तरक्की खुशहाली होने वाली नहीं है। तरक्की खुशहाली तभी होगी जब हमारे किसानों को उनकी फसल की कम से कम सरकार एमएसपी दिलाने का इंतजाम कर दे। जिस समय एमएसपी दिला देगी किसानों को, गन्ने की कीमत बढ़ा देगी, बिजली सस्ती कर देगी और महंगाई को संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य